नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान का पार्ट सेकंड जो कि 10वीं कक्षा का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि हम क्यों गौरव फील करें अपने भारत पर, अपने स्वर्णिम इतिहास पर, क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका एक हिस्सा हमने पढ़ा। इसमें हमने ये जाना कि कैसे हमारे पूर्वज, हमारे भारत के लोग, भारत के समुद्री देश यानी कि भारत के वे क्षेत्र जो भारत के समुद्र पार के देश थे, द्वीपांतर जिसको हम कहा करते थे, वहाँ से इंडोनेशिया, बोर्निया, भूटान, थाईलैंड, श्याम, बर्मा इत्यादि में जाया करते थे। उसके बाद हमने ये जाना कि कैसे रामायण, महाभारत और वैदिक काल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण था अलग अलग कारणों से। ये हम सारा पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने ये महसूस किया कि जनपदों में तब्दील हुए और जनपद जो है वो महाजनपदों में तब्दील हुए, जो कि एक सार्वभौमिक, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित हुए थे। आज हमारा जो चैप्टर है, आज हमारा जो टॉपिक है वो महाजनपदों के इर्द गिर्द होगा। हम इसमें अपने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। और उसमें सबसे पहले आप देखें बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि महाजनपद है क्या। तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक जो था वो जनपद था। उसके बाद में आवश्यकता महसूस हुई, उद्योग, व्यापार और कृषि के आधार पर हमें संगठित होने की आवश्यकता महसूस हुई। तो जब हमें संगठित होने की आवश्यकता महसूस हुई तो जो हमारे जनपद थे, जो हमारे जनपद उन दिनों में थे, वो महाजनपदों में तब्दील हुए। और ये जो महाजनपद थे, ये महाजनपद क्या थे? एक प्रशासनिक इकाई थी, बड़े स्वतंत्र राज्य थे जिनके तहत कई जनपदों को शामिल किया गया था। इनका अस्तित्व हमें कब दिखाई पड़ता है? इनका अस्तित्व हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक हमें नजर आते हैं। यहाँ हम एक बात को जरूर डिस्कस करना चाहेंगे और वो ये है कि ये ईसा पूर्व, इससे हमारा क्या तात्पर्य है? तो हम ये कहते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले का टाइम है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको एडी या ईसवी संवत कहा जाता है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी का मतलब होता है ईयर ऑफ गॉड, ईयर ऑफ गॉड, जो ईश्वर का साल माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो पार्ट है वो जो हम अभी काम में लेते हैं, जो उससे पहले का था उसको हम ईसा पूर्व कहते थे। हम दोबारा इस पॉइंट पर आते हैं कि महाजनपदों की जो स्थिति हमें इतिहास में नजर आती है वो कब नजर आती है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 के बीच में हमें जो नजर आते हैं वो महाजनपद है। क्या है महाजनपद? महाजनपद जो है वो जनपदों के संकलित होने से बना। अब जनपदों के संकलित होने से तो बना, लेकिन साथ में आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यहां पर कारण क्या था? कारण था कि एक सार्वभौमिक सत्ता, एक सार्वभौमिक सत्ता यानी कि सत्ता का एकत्रीकरण, यूनिटी नजर आनी चाहिए। और इस कारण से कृषि, उद्योग और व्यापार, इनको बढ़ाने के लिए, इनके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए महाजनपदों की स्थापना हुई। एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई को सशक्त करने के लिए, लोगों के हितों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए महाजनपदों का हमें वर्णन इतिहास में मिलता है। अब हमें यह समझना है कि हमने ये तो जान लिया कि महाजनपद होता क्या है, जो कि हमारा पहला बिंदु था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो महाजनपद है हमें कैसे पता चला? आपको हम ये कैसे समझाए कि इतिहास में पहले महाजनपद थे? कहीं ना कहीं तो लिखा होगा।
बहुत सारे स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जो प्रमुख स्रोत है उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जो ये हमें देखने को मिलता है वो एक अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में हमें सबसे पहले जो है महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उत्तर भारत के और तमाम भारत के दूसरे हिस्सों के महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है, और वो है कहाँ मिलते हैं? अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। इसी के साथ आप देखें एक भगवती सूत्र नाम से एक जैन एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भी हमें महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के शिल्पादिकाराम नाम के एक तमिल जो ग्रंथ है, इसमें भी हमें जो है महाजनपदों का वर्णन मिलता है। प्रमुख रूप से 2-3 जनपदों का वर्णन इसमें मिलते हैं, ठीक है। भगवती सूत्र में भी मिलते हैं, अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। कुल मिलाकर के हमें 16 प्रकार के, यानी कि 16 कुल महाजनपदों का वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि महाजनपद होता क्या है। प्रशासनिक इकाई है। किस लिए इसका जन्म हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उद्योग, व्यापार और कृषि के क्षेत्र को, यानी कि कृषि, उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है इसके तहत की गई थी। यहाँ तक भी समझ में आया। फिर अगला प्रश्न था कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। दूसरी बात, और कौन सा ग्रंथ इसकी जानकारी देता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। फिर कौन सा है? तो एक तीसरा और है, शिल्पादिकाराम। ये एक तमिल ग्रंथ है जिसके तहत हमें, या जिससे हमें जो है महाजनपदों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। आप एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट लें, समझने का प्रयास करें। शुरू कर दियो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये जाना कि अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और तमिल ग्रंथों से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक बात आप ये भी ध्यान रखें कि जो बौद्ध काल था उस दौरान जो है 4 प्रकार के जो राज्य थे वो एकदम शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में मौजूद थे। कौन कौन से थे? वत्स, मगध, अवंती और कौशल। ये जो 4 प्रकार के जो थे वो एकदम मजबूत राजतंत्र के रूप में थे, ये महाजनपद। उसके अलावा तमिल जो ग्रंथ है जिसको कि हम कहते हैं शिल्पादिकाराम, इसमें 3 प्रकार के राजतंत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ये है वत्स, मगध, अवंती। तो बौद्ध ग्रंथ और तमिल ग्रंथ के अंदर 3 जो महाजनपद है उनको स्पष्ट रूप से लिखा गया। वो 3 कॉमन कौन से हैं? वत्स, मगध और अवंती। ये बौद्ध काल में भी थे और इसका वर्णन तमिल ग्रंथों में भी मिलता है। तमिल ग्रंथ जो शिल्पादिकाराम है उसमें भी मिलता है। और साथ में कौशल, इसको भी हम कहते हैं कि इसका जो काल है बौद्ध काल में स्पष्ट रूप से ये प्रमुख राजतंत्र था, मजबूत और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये पाठ जो है हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान का ये पहला चैप्टर है, इसका पार्ट 2 है। आप इसको समझने का प्रयास करें और रटने का नहीं, समझने का प्रयास करें ताकि कंटेंट आपके दिमाग में जो है वो संकलित हो, आप उसको बिना रटे आराम से लिख सकें। इस पर हम काम करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आराम से इसको नोट करें। इसके पश्चात हम जो है महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां और वर्तमान में ये किन नामों से मौजूद है ना, किन नामों से ये अभी मौजूद है, हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियां और वर्तमान में संसार में ये महाजनपद कहाँ हैं, क्या भारत में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अफगानिस्तान में है या चाइना में है, कहाँ पर है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको महाजनपदों को वर्तमान से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महाजनपद और जनपद कौन से थे, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखें इनको गौर से। तो दोस्तों अभी हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था कि महाजनपद क्या होते हैं। महाजनपद एक प्रशासनिक इकाई थी, एक स्वतंत्र इकाई थी। जो जनपद हुआ करते थे उनको बड़े क्षेत्र में बना करके फिर उनका उपयोग जो है
उसका लाभ जो है बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए महाजनपदों का प्रयोग किया गया था। अब महाजनपद जो थे वो कितने प्रकार के थे, तो महाजनपद 16 प्रकार के थे, यानी कि 16 महाजनपदों का वर्णन हमें अलग अलग ग्रंथों में, चाहे बौद्ध ग्रंथ है, चाहे तमिल ग्रंथ है, चाहे जैन ग्रंथ है, उनमें हमें इनका वर्णन मिलता है। अब हम कुछ महाजनपदों का वर्णन अभी पढ़ेंगे। आप बोर्ड पर देखें, इसमें हमने इनकी 3 कैटेगरी बनाई है कि महाजनपद को उस समय क्या कहते थे, उसके बाद उस समय उसकी राजधानी क्या थी, ये आपको समझना है। साथ में उससे आपको कनेक्ट करना है कि आज वो कहाँ है और किस रूप में, किस जगह पर है, देश में है, विदेश में है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो महाजनपद हुआ करते थे ना, उसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि वहाँ पर राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था, यानी कि मोनार्की भी था, और अगर हम कहें तो रिपब्लिकन भी था, रिपब्लिक भी हुआ करते थे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम काशी की बात करें। एक बड़ा महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अब वाराणसी जो है वो कहाँ है आज की स्थिति में, तो देखें काशी के आसपास का क्षेत्र जो उस समय महाजनपद हुआ करता था उसका नाम काशी ही था, और आज भी वो काशी के आसपास का क्षेत्र है। आपको उसकी राजधानी याद रखनी होगी, वाराणसी। उसके बाद देखें कुरुक्षेत्र जो महाजनपद था, जिसको कि इंद्रप्रस्थ के नाम से, उसकी राजधानी को हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, और इस नाम से हम परिचित हैं, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। ये क्षेत्र आज कहाँ है, आज ये क्षेत्र मेरठ और थानेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को हम कुरुक्षेत्र कहा करते हैं। कौन सा क्षेत्र, मेरठ और थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। ओके, अब हम लेते हैं तीसरा जो है वो है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी चंपा थी, अंग राजधानी चंपा। तो फिर आज ये कहाँ है, आज अगर हम देखें तो ये एक बिहार का एक जिला है भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को हम पहले महाजनपद काल में, यानी कि आज से काफी समय पूर्व, ईसा पूर्व जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व के आसपास ये जो क्षेत्र है बिहार के भागलपुर के आसपास का क्षेत्र, उसको हम अंग क्षेत्र या अंग महाजनपद के नाम से जानते थे। उसके बाद आप देखें मगध। ये मगध बड़े राजतंत्रों में माना जाता था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, और तमिल ग्रंथ जो है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। मगध जिसकी राजधानी थी गिरिव्रज और राजगृह, और आजकल ये कहाँ है, दक्षिणी बिहार के आसपास का क्षेत्र। यानी कि बिहार का यदि आपने नक्शा देखा हो तो बिहार का जो निचला हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को हम उस समय मगध कहा करते थे। दोस्तों और देखें आगे, एक महाजनपद है वज्जी। क्या नाम है, वज्जी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वज्जी की राजधानी वैशाली, जिसको हम विदेह या मिथिला के नाम से भी जानते हैं। तो वर्तमान स्थिति उसकी कहाँ है, बिहार में है। बिहार में कहाँ है, एक दरभंगा नाम से एक जिला है, उसके आसपास का क्षेत्र। यानी कि दरभंगा बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हम जनपद काल में वज्जी नाम से जाना करते थे, और उसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। उसके आगे का पार्ट देखें, मल क्षेत्र। यानी कि मल जो महाजनपद था जिसको कुशीनगर, कुशीनारा है ना, और पावा नाम से भी इसको हम जानते थे, है ना। कुशीनगर, कुशीनारा या पावा नाम से भी इसको हम जानते थे। आजकल ये कहाँ है, आजकल अगर हम इसे देखें तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। यूपी उत्तर प्रदेश का एक जिला देवरिया, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को हम महाजनपद काल का जो मल है वो कहा करते थे। अब हम अगला लेते हैं चेदी। चेदी जो है उसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। कौन सी थी, शक्तिमती। और आजकल ये कहाँ है, ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। अब बुंदेल, जहां बुंदेल लोग रहा करते थे, अब बुंदेलखंड कहाँ है, ये एक राज्य में नहीं 2 राज्यों में मिल करके इसकी सीमा है, जिसमें यूपी
यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में, यानी कि दोनों राज्यों में इसका अंश आपको देखने को मिलता है। तो बुंदेलखंड जो वर्तमान का है यूपी और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसी को हम चेदी महाजनपद कहा करते थे। उसके बाद आता है वत्स। ये जो वत्स है इसको कौशाम्बी, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। अब ये कौशाम्बी कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में यह है यूपी के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि महाजनपद काल, उसकी राजधानी और उसको आप वर्तमान में कनेक्ट करें कि उसको वर्तमान में वो महाजनपद, वर्तमान में वो स्थान कहाँ पर स्थित है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद का जो पार्ट देखें, उसके बाद आता है अगला कौशल। अब कौशल जो है उसको हम जो है श्रावस्ती, उसकी जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी। अब श्रावस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अवध के आसपास का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के अवध के आसपास का क्षेत्र, और वो क्या कहलाता था? वो कौशल कहलाता था, यानी कि कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और वो आजकल का उत्तर प्रदेश, उसमें एक अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र ही कौशल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद देखें मत्स्य महाजनपद। ये मत्स्य महाजनपद कहाँ है? ये राजस्थान में है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। राजस्थान में कहाँ है? जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको मत्स्य कहा करते थे, मत्स्य महाजनपद कहा करते थे। उसके बाद आप देखें पांचाल। ये जो पांचाल है इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल्य, अहिछत्र या काम्पिल्य। अब वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति को हम कहाँ पाते हैं? तो हम पाते हैं कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वही उस समय पांचाल कहलाता था। अब ये जो पांचाल क्षेत्र है इसका वर्णन हमें यजुर्वेद में भी देखने को मिलता है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर 11 महाजनपदों के बारे में समझा कि वो महाजनपद कौन से हैं, उनकी राजधानियां कौन सी थी और उनकी वर्तमान स्थिति कौन सी थी। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। इस वीडियो को आप यदि लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप इसको शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने 11 प्रकार के जो महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा। अब जो शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। कुल मिलाकर के 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थे। उसके बाद कुछ वंशों ने राज किया था। उसके बाद कुछ जातियां शक, हूण और कुषाण भारत में आई थी। यहां तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो 12वां जो महाजनपद था उसका नाम क्या था? सूरसेन। अब सूरसेन, इसका संबंध जो है वो मथुरा से था, यानी कि इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। तो अब नाम से ही पता चलता है कि ये इसका क्षेत्र कौन सा है। इसका क्षेत्र भी मथुरा जो कि यूपी में है उसके आसपास का क्षेत्र है। तो हमने क्या समझा? जो हमारा 12वां यहाँ पर जो क्रम से 12वां जो महाजनपद है सूरसेन, वो उसकी राजधानी कौन सी है? मथुरा। उसका वर्तमान में क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, यानी कि यूपी में जो मथुरा है उसके आसपास का क्षेत्र ही उस समय सूरसेन महाजनपद कहलाया करता था। अब आता है अशक। अशक, अब ये जो अशक है ये कौन सा है? ये जो अगला महाजनपद है इसकी जो राजधानी थी पोतन या पाटेली, जिसको कहा करते थे, पोतन या पाटेली कहा करते थे। ये कहाँ स्थित था? ये गोदावरी घाटी के आसपास का क्षेत्र था। गोदावरी नदी घाटी जो थी उसके आसपास का क्षेत्र। नाम क्या है? अशक। ये जो अशक है पोतन या पाटेली, गोदावरी घाटी के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद अगला जो महाजनपद है वो अवंती कहलाता है। अब अवंती जो था वो उज्जैन, उसकी जो राजधानी थी उसको हम उज्जैन या महिष्मती नाम से भी जानते हैं।
अब ये उज्जैन और महिष्मती नाम की जो राजधानी थी, वो क्षेत्र उसका कौन सा था? तो ये मालवा के आसपास का क्षेत्र जो था वो ही अवंती महाजनपद कहलाया करता था। उसके बाद हम बात करते हैं गांधार की। महाभारत में गांधार का उल्लेख होता है। गांधारी जो एक महाभारत में दुर्योधन की मां का नाम है, जो गांधार से थी, अफगानिस्तान में ये क्षेत्र है। तो गांधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान बना, उस समय पाकिस्तान का कोई क्षेत्र नहीं था, अफगानिस्तान अस्तित्व में था। गांधार उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और ये अभी वर्तमान में ये क्षेत्र जो है गांधार, वो कहाँ है? उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और उसका कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान में है। उसके बाद अगला 16वां जो है वह कंबोज। महाजनपद का नाम क्या है? कंबोज। और इसकी राजधानी जो है वो राजपुर या हाटक जिसको कहा करते हैं, और ये जो है अफगानिस्तान में है। तो इस प्रकार से हमने 16 प्रकार के जो महाजनपद थे उनको हमने पढ़ा। एक बार हम फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं, कौन कौन से हैं। हमने अभी जो पढ़ा उसमें शूरसेन, असक, अवंती, गांधार और कंबोज। शूरसेन जो है वो कहाँ है? मथुरा में। मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अच्छा, उसके बाद असक, पोतन, पाटेली, और ये कहाँ है? गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र। अवंती उज्जैन और महिष्मती जिसकी राजधानी थी, और वर्तमान स्थिति इसकी मालवा और उसके आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद हमने पढ़ा गांधार, जो कि एक महाजनपद काल में एक बड़ा महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला थी, और अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा कंबोज, जो कि जिसकी राजधानी थी राजपुर और हाटक, और अभी वर्तमान में वो अफगानिस्तान में है। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि महाजनपद जो है वो क्या होते हैं, इनका हमें वर्णन कहाँ मिलता है, कितने प्रकार के हैं, उनकी राजधानियाँ कौन सी है और उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। हम अगले टॉपिक में आएंगे तो राजस्थान में पाए जाने वाले महाजनपद और जनपद, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आगे जो आएगा उसमें कुछ वंश होंगे जिन्होंने भारत पर शासन किया। उसके बाद इस चैप्टर का जो अंतिम हिस्सा है उसमें हम देखेंगे कि कुछ जातियां जो है मध्य एशिया से भारत में आई थी, शक, हूण और कुषाण। उन्होंने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को अपना लिया, वो यहीं के होकर के रह गए, उन्होंने इन सारी संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। वहीं पर हमारा चैप्टर का जो हिस्सा है अंतिम हो जाता है और पाठ खत्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और इसमें कहीं पर भी आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, या कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि कुछ जानने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।